हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी वीडियोस हमने दिए हैं आपको, काफ़ी वीडियोस हम डाल रहे हैं लगातार आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी स्टडी के लिए। तो कैसे वो लग रहे हैं तो हमें वीडियोस के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं आप। तो आज हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, कक्षा 12 का चैप्टर है, अध्याय 2, प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर 1 12th क्लास का हम पढ़ा चुके हैं। उसमें आपने क्या पढ़ा? उसमें आपने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये परावर्तन क्या है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो हमने ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पिछले चैप्टर में ही क्यों नहीं पढ़ लिया? नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उस चैप्टर में इसे इसलिए नहीं पढ़ा जा सकता क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है वो अपवर्तन की लगातार क्रियाओं के कारण होता है। जब लगातार प्रकाश का अपवर्तन अलग अलग पृष्ठों पर होता चला जाता है तो वहाँ पर जो लाइट है, प्रकाश है, वो परावर्तित हो जाती है, हर अभिलंब पर, हर पृष्ठ पर परावर्तित होती है, जिसके कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये अलग कंसेप्ट है और जो आपका प्रकाश का परावर्तन था वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, अपवर्तन क्या होता है। तो ऐसे समझ सकते हो इसको कि जैसे कि एक जब आप जो क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, छोटी क्लासेस में पढ़ रहे होंगे, जो आपकी नर्सरी से लेकर आपने नर्सरी केजी और फर्स्ट क्लास में, तो एक आपने पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में आपका ये अपवर्तन छुपा हुआ है। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है क्या? उसका मतलब क्या है कि तारे टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना। तो उस पर वो पोएम बनी हुई है। तो तारों को जो टिमटिमाना है वो इस अपवर्तन की घटना पर ही आधारित है। तो तारे टिमटिमाते हैं, हमें प्रतीत होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, उनका एक समान प्रकाश होता है, एक समान प्रकाश होता है, परंतु फिर भी वो हमें टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कभी उनकी रोशनी ज़्यादा हो गई, कभी उनकी रोशनी कम हो गई, तो ऐसा लगता है टिमटिमा रहे हैं, चमक रहे हैं, कभी चमक रहे हैं, कभी हल्का चमक हल्की हो जाती है। तो जब इस प्रकार की परिघटना होती है तो इसे अपवर्तन कहते हैं। तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन हो गया। इसके अलावा जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अपवर्तन क्या है। अपवर्तन आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप एक स्विमिंग पूल के पास खड़े हो, तो स्विमिंग पूल के पास जब आप खड़े होते हो तो आपको पानी की गहराई कम महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा गहरा नहीं है। जबकि जब आप इसमें उतरते हो तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था उससे आपको ज़्यादा गहराई महसूस होती है। तो जो कम गहराई का महसूस होना है, जबकि उसकी गहराई ज़्यादा थी, कम गहराई महसूस हो रही है, तो वो भी इस अपवर्तन की परिघटना के कारण ही है। इसके अलावा आप घर में एक बाल्टी में, आप इसका प्रयोग भी करके देख सकते हो। तो घर में एक बाल्टी लो, पानी लो, उसके अंदर अब पानी लेकर के उसमें एक छड़ उसमें डाल दो, टेढ़ी करके कोई छड़ रख दो, तो आपको छड़ जो है वो ऐसी दिखाई देगी कि जैसे वो मुड़ी हुई है, थोड़ा सा उसका मुड़ापन दिखाई देगा। तो ये भी प्रकाश की अपवर्तन की परिघटना के कारण ही है। तो अपवर्तन में क्या क्या हमने देख लिया कि चाहे तारों का टिमटिमाना हो, तारों का टिमटिमाना, पानी में छड़ की लंबाई, पानी में छड़ का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, मुड़ा प्रतीत होना, ये उसी का कारण है। स्विमिंग पूल की गहराई कम प्रतीत होना, कम प्रतीत होना, तो ये भी उसी के कारण है। तो इस प्रकार परावर्तन होता है। साथ में हम, क्योंकि चैप्टर का नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है साथ में, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे भी कुछ सोच लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप ऐसे समझ सकते हो कि जब सूर्य निकलता है तो निकलने से पहले वो हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाता है।
मतलब 2-4 मिनट पहले और 2-4 मिनट सूर्यास्त के बाद तक भी वो हमें आकाश में दिखाई देता है। तो ये परिघटना है कि सूरज छिप चुका होता है। एक छिपने के लिए आप ये मान के चलो कि ये होरिजोन एक रेखा होती है, किसे इसे क्या बोलते हैं, होरिजोन। हिंदी में बोलते हैं इसे क्षितिज, क्षितिज बोलते हैं इसे हम। जब सूर्य इसके नीचे चला जाता है, यानी कि यहां पहुंच जाता है, सूर्य यहां पहुंचने के बाद भी हमें दिखाई देता है कुछ देर तक, 2-4-5 मिनट 10 मिनट तक भी वो दिखाई देता है। हमें ऐसा महसूस होता है कि सूर्य यहाँ पर है, जबकि वह क्षितिज से नीचे जा चुका होता है। और प्रेक्षक कहाँ पे है, प्रेक्षक यहाँ है, इस जगह पर प्रेक्षक है, वो अपनी आंखों से इसे देख रहा है। ठीक है, वो अपनी आंखों से देख रहा है, तो उसको सूर्य यहाँ दिखाई दे रहा है, जबकि सूर्य कहाँ जा चुका है, नीचे जा चुका है। तो सूर्यास्त से के बाद और सूर्योदय से पहले ये परिघटना होती है। तो इसे कहते हैं हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण ये घटना होती है। साथ में इसके लिए एक उदाहरण और मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि रेगिस्तान में जब हम जाते हैं, तो रेगिस्तान में बहुत से लोगों ने ट्रैवल किया होगा, यात्रा की होगी। तो रेगिस्तान में क्या होता है कि सब जगह रेत ही रेत है, तो पेड़ पौधे कहीं कहीं पेड़ पौधे होते हैं, बाकी सब जगह रेत होती है। तो रेगिस्तान में चलते हुए हमें काफ़ी दूर भी नहीं कह सकते आप, ये कह सकते हो कि कुछ दूरी पर ऐसा भ्रम होता है कि जैसे वहाँ पे शायद पानी हो, जैसे वहाँ पे पानी हो, ऐसा हमें भ्रम महसूस होने चालू हो जाता है। हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उस दूरी तक जहाँ पे हमें लग रहा था कि वहाँ पानी है, जबकि हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वहाँ हमें पानी नहीं दिखाई देता। फिर पानी कुछ और दूरी के बाद हमें महसूस होता है देखने पर कि शायद कुछ और दूरी के बाद पानी है, जबकि वहाँ तक पहुँचने के बाद भी हमें वहाँ पे कोई पानी का स्रोत नहीं मिलता। तो इसे कहते हैं मरीचिका। क्या बोलते हैं इसे, मरीचिका। इसे मरीचिका बोलते हैं, यानी कि माइरेज, MIRAGE, इसे माइरेज कहते हैं। तो ये घटना भी हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होती है। और इन परिघटनाओं के बहुत सारे लाभ हैं। प्रकाशिक तंतु जो एक बनाया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर, जिस पे आज हमारी टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम जो मोबाइल से सुन पाते हैं, या फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बिना तार के हम सुन पाते हैं, वो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो ऑप्टिकल फाइबर्स पे आधारित है। और वो ऑप्टिकल फाइबर्स में जो सिद्धांत काम आता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का काम में आता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा ये देखते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रकाश की एक किरण, पहले तो ये मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, कोई पृष्ठ हमने मान लिया, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री को इंटरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस ये दो माध्यमों के बीच में हमने एक रेखा खींच दी, एक पृष्ठ बना दिया। ठीक है, अंतरा पृष्ठ बोल सकते हो आप इसे। क्या बोल सकते हो हिंदी में, अंतरा पृष्ठ, अंतरा पृष्ठ। तो इस बाउंड्री के अंतर पृष्ठ के एक ओर, यानी कि ऊपर की तरफ, हमने मान लिया कि माध्यम 1 है, माध्यम 1 ले लिया हमने। और इस अंतरा पृष्ठ के नीचे की ओर हमने मान लिया कि माध्यम 2 है। यहाँ माध्यम 1 और माध्यम 2। अब माध्यम क्या होते हैं, माध्यम कुछ भी हो सकता है। माध्यम यहाँ पे माध्यम के रूप में हम इसे वायु भी मान सकते हैं कि यहाँ पे वायु है, वायुमंडल है। और नीचे हम क्या मान सकते हैं, जल मान सकते हैं, यानी कि पानी। जल मान सकते हैं कि नीचे पानी है, जैसे कि कोई नदी मान सकते हैं कि एक नदी है यहाँ पे, और ऊपर की क्या है, वायुमंडल। इसी तरह से तो होता है कि ऊपर तो सब कुछ हवा वगैरह, वायु वगैरह, वायुमंडल होता है, और हम देखते सामने तो नदी है नीचे। ठीक है, तो नदी होती है, एक तालाब होता है। तो यही वही पृष्ठ है कि उससे ऊपर तो सब वायुमंडल है, और जब उस पृष्ठ से नीचे जाते हैं तो वहाँ हम नदी, पानी पाते हैं। तो ये माध्यम 2 हो गया। इसी प्रकार के माध्यम कुछ भी हो सकता है। इस माध्यम जल की जगह हम इसे कांच भी ले सकते हैं, कांच का भी माध्यम हो सकता है। ये कांच भी दूसरा माध्यम हो सकता है। या कांच यहाँ भी हो सकता है कि माध्यम 1 को हमने कांच मान लिया हो और दूसरे माध्यम को हमने वायु मान लिया हो। तो यहाँ से एक किरण चलेगी, कहाँ चलेगी,
यानी कि ये माध्यम 1 है मान लिया मैंने, और ये माध्यम मैंने 2 मान लिया, ये माध्यम 2 हो गया। अब एक किरण चलेगी इस तरह से, प्रकाश किरण है ये, प्रकाश किरण चलेगी, तो इस प्रकाश किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण, आपतित किरण। और मैं इस आपतित किरण पर, इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? ओ मैंने ले लिया, मैंने इसे मैंने ले लिया ओ, और इसे मैं क्या कहूँगा? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर यह आपतित किरण आकर डलती है। यहाँ पर हम एक अभिलंब मान लेते हैं कि एक अभिलंब है यहाँ पर। अभिलंब आपको पता है, अभिलंब किसी भी पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये अभिलंब होता है। तो ये अभिलंब है, इसको हम अभिलंब बोल देते हैं, अभिलंब। इसको मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने ए, ये हो गया, और ये मान लिया सी मान लिया इसको मैंने। ठीक है, अभिलंब को नीचे की तरफ भी बढ़ाते हैं क्योंकि अभिलंब तो पूरी ही रेखा होगी। ये अभिलंब हो गया आपका। ठीक है, ये माध्यम 2 है, तो ये कोण बनाता है यहाँ पर अभिलंब के साथ। जो ये आपतित प्रकाश किरण है वो अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। इस कोण को हम आई बोल देते हैं। और जब ये अंदर की ओर जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ जाती है किरण, ऐसे ऐसे आ जाती है किरण। तो ये कितना हो गया? आर कोण हो गया। तो ये कौन सी किरण हुई? इसे कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। परावर्तन में हमने क्या देखा था कि किरण ऐसे डलती है और ऐसे लौट जाती है, मतलब ऐसे आती है और इस तरह से लौट जाती है, तो ये परावर्तित किरण हो जाती है। परंतु ये किरण अंदर चली जाती है माध्यम के, ये जो दूसरा माध्यम है दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश कर जाती है, तो इस किरण को बोलते हैं हम अपवर्तित किरण, की प्रकाश का अपवर्तन हो गया। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो गया है। तो एक कोण आई बना, और ये अभिलंब के साथ कौन सा कोण बनाती है? आर कोण बनाती है। अब आपने एक चीज देखी कि ये किरण सीधी आ रही थी, परंतु इधर की ओर झुक गई है, ये झुक गई किरण। ठीक है, तो किरण अपने पाथ पर सीधे ना जाकर ये थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये क्यों झुकी? क्योंकि ये माध्यम 1 से आ रही थी और माध्यम 2 में जा रही थी, इस वजह से ये झुक जाती है। अब इस झुकने को भी हम 2 प्रकार से समझा सकते हैं। पहले तो आप समझिए कि माध्यम जब लिए जाएंगे तो 2 माध्यम लिए जाएंगे, तो माध्यम को, एक माध्यम को हम बोलेंगे विरल और एक को बोलेंगे सघन। विरल मतलब रेयरर, और सघन हो गया आपका डेंसर। एक विरल होता है और एक सघन होता है। विरल माध्यम को आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे हल्का माध्यम, जैसे वायुमंडल है, तो वायुमंडल हल्का माध्यम माना जाएगा पानी के मुकाबले। पानी का माध्यम थोड़ा सा हार्ड माना जाएगा, सघन माना जाएगा, तो इसको सघन बोलेंगे पानी को। किसके सापेक्ष? विरल के सापेक्ष। तो विरल से जब सघन में जाएगी किरण, कहां से जाएगी? हमने मान लिया कि यहां पर क्या है? विरल माध्यम है, और नीचे क्या है? सघन माध्यम है। तो जब किरण हल्के माध्यम से अपने मुकाबले भारी माध्यम में जाती है, तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी और कम, जैसे जितनी दूरी यहाँ पर होगी उससे कम दूरी यहाँ पर होगी। यानी कि ये अभिलंब के साथ जो आई कोण बना रही थी, जो आर कोण बनेगा, आर कोण आई से छोटा होगा, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। परंतु इसके विपरीत, यदि हम इसका विपरीत लें, ये हमने विरल माध्यम ले लिया, हमने सघन माध्यम, या फिर इसको भी लिख लेते हैं, ये आपका विरल है और ये आपका सघन है। एक दूसरा मैं इसका पिक्चर बना देता हूँ दूसरी, तो एक दूसरी पिक्चर हम यहाँ ले लेते हैं कि किरण आई, ये अभिलंब है हमारा, और ये अभिलंब को और बढ़ा देते हैं हम नीचे की ओर। किरण आई, आपतित किरण, आपतित किरण ए ओ था यहाँ पे, और ये हमने मान लिया ये सघन माध्यम मान लिया आपकी बार, सघन, पहला माध्यम सघन, और ये हमने विरल मान लिया। अब किरण कहाँ जा रही है? सघन से विरल में जा रही है। पहले कहाँ जा रही थी? विरल से सघन में जा रही थी, अब सघन से विरल में जा रही है। तो जब ये सघन से विरल में जाती है, ये आई कोण, तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है। कहाँ हट जाती है? दूर हट जाती है। अब देख रहे हो आप,
यहाँ पे r घट गया था, i से कम था, r क्या था, i से कम था, परंतु यहाँ r जो है वो i से बड़ा है। r जो होता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसके बारे में। o क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। OA क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण। OB क्या है आपकी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और O आपका आपतन बिंदु हो गया। I क्या है आपका, आपतन कोण, आपतन कोण है आपका। और R क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन वर्तन कोण। ठीक है, ये आपका आ जाता है। और आपका OC क्या है, अभिलंब। OC क्या है आपका, अभिलंब। तो इस प्रकार से इसकी ये सारी आ जाती है। अब ये बात आ गई हमारी कि सघन से विरल में जाती है तो दूर हट जाती है अभिलंब से, और जब वो विरल से सघन में जाती है तब वो अभिलंब के पास आ जाती है, झुक जाती है। इसे कहते हैं झुकना। जब वो पास आ जाती है अभिलंब के तो झुकना बोलते हैं, और जब ये अभिलंब से दूर हट जाती है तो इसे दूर हटना बोलते हैं, कि दूर की तरफ झुक जाती है। ये पास की तरफ झुक जाती है, वो दूर की तरफ झुक जाती है। अभिलंब के दूर झुक गई और ये अभिलंब के पास झुक गई। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर झुकना, दूर चले जाना। तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे। अब ये अपवर्तन होता क्यों है, क्या कारण है अपवर्तन के होने का? कि प्रकाश किरण क्या सीधी सीधी नहीं जा सकती थी? भैया सीधी भी तो जा सकती थी, ये सीधी चल जाती है ऐसे, जैसे आई है वैसे चल जाती सीधी, क्यों नहीं गई? तो इसका केवल ये नहीं है कि केवल सघन और विरल की वजह से हुआ, ये होता है प्रकाश की चाल की वजह से। किसकी वजह से होता है? प्रकाश की चाल की वजह से होता है। चाल कह सकते हो, वेग कह सकते हो। प्रकाश के वेग की वजह से ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कुछ और होगी और जो सघन माध्यम में कुछ और होगी। यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग होती है। कांच के अंदर जाएगी तो प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, वायु में रहेगी प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान होती है। जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वही वायु में प्रकाश की चाल होती है। यदि वो जल में चली जाएगी, पानी के अंदर, तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपवर्तन को समझ सकते हैं। अब इसके ऊपर हम अपवर्तन के नियम देखते हैं कि अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। कि जो हम अपवर्तन देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आती है, एक अंतरा पृष्ठ पर टकराकर वो अंदर चली जाती है तो अपवर्तन हो जाता है। उस अपवर्तन के नियम क्या हैं? तो हमने देखा कि जो है एक ये अंतरा पृष्ठ था, ये यहाँ टकराई और ये अभिलंब था, ये अभिलंब ऐसे ले लिया आपने और ये ऐसे दूर की तरफ चली गई, यानी कि आई था और ये आर था। तो ये आपतित किरण थी और ये अपवर्तित किरण है, आपतित और अपवर्तित। तो ये पहला नियम जो कहता है वो ये कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, यानी कि ये आपतित किरण AO और OB। OB क्या है? अपवर्तित किरण। ये तो OA है और ये OB है। और साथ में अभिलंब यानी कि OC, अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम में कहता है कि किसी अंतरा पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण के लिए जिसकी कोई एक तरंगदैर्घ्य है, उसके लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, ये अनुपात कर दिया मैंने, आपतन कोण की ज्या बटे अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है, नियतांक होता है।
और इस नियम को दिया था स्नेल ने। मैं अभी लिख देता हूँ उसका नाम। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब है कि कोण आई, और इस ज्या का मतलब है साइन आई। साइन को आप इस तरह से लिख सकते हो, साइन आई बटे साइन आर बराबर, और नियतांक की जगह हम म्यू लिखेंगे। हमें क्या लिखेंगे? म्यू। ये म्यू वर्ड है, इसको बोलते हैं म्यू, इसे हिंदी में ऐसे बोलते हैं म्यू। तो म्यू बोलते हैं, तो ये म्यू के बराबर हो जाता है। और ये नियम दिया था स्नेल ने, स्नेल का नियम कहते हैं। तो एक निश्चित तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम म्यू कहते हैं। और ये म्यू को हिंदी में हम अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को इंग्लिश में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? अपवर्तनांक। अब आती है बात, और ये जो अपवर्तनांक होगा ना, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है ये? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष को इंग्लिश में एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अब अपवर्तनांक भी दो तरह से लिए जाते हैं, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष और सापेक्ष होते क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट बताया ना आपको निरपेक्ष के लिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यदि हम जो माध्यम, ये अंतरापृष्ठ है, तो ये दो माध्यमों को बांट रहा है। तो यदि माध्यम एक में वायु ले लूँ, कौन सा ले लूँ? वायु। और नीचे का माध्यम कुछ भी ले सकता हूँ। मान लीजिए मैं कांच ले लेता हूँ। तो कांच का मतलब क्या होगा? गिलास। और इसका मतलब होगा एयर। तो ये माध्यम 1 हो गया और ये माध्यम 2 हो गया। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है वो वायु के सापेक्ष निकाला जाता है, वायु के सापेक्ष निकाला जाता है। और निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसे बोलते हैं 1μ2। इस तरह से लिखेंगे। और यदि हमें वायु और कांच के लिए लिखना है तो इसे हम एयर के लिए ए, यानी कि 1 की जगह तो हम ए लिख देंगे, और म्यू और 2 की जगह जी, यानी कि गिलास, जी लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो गया? ए म्यू जी। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, यानी कि कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हम निकाल रहे हैं। यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम उसको 1μ2 लिखते हैं। और इसे हम क्या लिखेंगे? ए म्यू जी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, क्योंकि यहाँ तो वायु था पहले माध्यम में, तो हमने वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है? c होती है। क्या होती है? c। और माध्यम में हम मान लेते हैं जब प्रकाश इसके अंदर जाता है तो उसकी चाल कुछ घट जाती है, और घटने के बाद उसकी चाल को हम v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v। तो चाल उसकी v हो जाती है। तो a म्यू जी कितना आ गया? c बटे म्यू। इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष निकाला जाता है तब उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। एक आता है सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सापेक्ष है तो इस सापेक्ष के लिए रिलेटिव आ जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि मैं इस वायु की जगह कोई अन्य माध्यम ले लूँ, जैसे कि मैं इस वायु की जगह क्या ले लेता हूँ? अब मैं इस वायु की जगह अब जल ले लेता हूँ, यानी कि पानी। मैं पानी का माध्यम ले लेता हूँ, यानी कि प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? पानी में से निकलकर कांच में जा रही है। पानी से निकलकर कांच में जा रही है। तो जब पानी से निकलकर कांच में जाएगी, इसका मतलब पानी के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं इंग्लिश में,
तो वाटर से निकलकर ग्लास में जब वो जाती है तब इसके जब पानी से निकल कर कांच में जाएगी तब कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष क्या लिखा जाएगा, W म्यू जी ये लिखेंगे, यानी कि 1 म्यू 2 और 1 म्यू 2 को क्या लिख देंगे, 1 माध्यम कौन सा है, पानी है, तो पानी के लिए वाटर के लिए W हमने नोट कर लिया, और ग्लास यदि कांच में गई तो ग्लास के लिए G आ गया आपका। तो जब सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो वायु लिया जाता है तब उसे कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तब उसे कहेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, यानी कि माध्यम दोनों वायु से अलग हैं, तब उस स्थिति में हम सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। तो W म्यू जी, और इसमें क्या होगा कि W म्यू जी का मतलब हो गया म्यू जी बटे म्यू W, और म्यू जी क्या है, म्यू जी है आपका गिलास कांच हो गया, तो कांच में वेलोसिटी, कांच में चाल प्रकाश की, तो चाल मान लिया मैंने V1 मान ली है इसमें, और इसमें क्या मान ली V2, ठीक है। तो क्या आ गया, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे 1 म्यू 2 बराबर V1 बटे V2, 1 म्यू 2 बराबर क्या आ जाएगा V1 बटे V2, 1 म्यू 2 बराबर V1 बटे V2। तो इस प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक बस इतना ही है। तो कुछ जो है इसके बाद के टॉपिक जो भी हैं उस पर अपवर्तन पर भी कुछ, अपवर्तनांक पर भी कुछ, मतलब अपवर्तन जो हमने करा उस पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आंगिक उदाहरण हम जो कहते हैं, और साथ में प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप हमारे लगातार अपडेट्स लेते रहें। और वो कैसे लेंगे आप, वो लेंगे आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बेल आइकन को आप दबाएंगे, तो लगातार नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस को पहुंचते रहेंगे। जो इसका दूसरा वीडियो होगा, अगला वीडियो, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, तो उसके लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।